हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास। उसका ये दूसरा लेक्चर, मतलब तीसरा लेक्चर है कह सकते हैं। पहले हम ये टॉपिक फिनिश करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हम लोग आज की क्लास में इसी को डिस्कस करेंगे और एक क्लास और इसमें जाएगा हम लोगों का। फिर हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दों को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको बताए थे, कई सारे प्रोविजंस क्या क्या उसमें थे, सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं और बात करेंगे सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813 की। देन हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सभी बच्चे जुड़ गए होंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले मुद्दे को। तो सबसे पहला एक्ट है आज का हमारा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं चार्टर अधिनियम 1833। टोटल कितने चार्टर एक्ट आए थे याद रखिएगा? 1793, 1830, 1833 और 1853। ये 4 चार्टर एक्ट आए थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, इसमें जो दोस्तों याद रखिएगा उस समय तक 1833 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो पूरे भारत में फैल चुका होता है ना, पूरे भारत में इसका फैल चुका होता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी हुआ करता था, जो कि कहां तक, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, यही 3 तक था। लेकिन इसके बाद और भी कई सारे क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आए। तो इस पद को नाम दे दिया गया क्या, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद हुआ करता था, ध्यान से समझिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये जो पद हुआ करता था इसका नाम क्या कर दिया गया, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पद हुआ करता था उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी में ये काम हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, आपको कल भी हमने बताया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने वो कौन बने, वो बनते हैं दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन कराया था इन्होंने, है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद दूसरा इसमें क्या होता है ना सर, 2023 में ईआईसी से क्वेश्चन आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से शायद 2023 में क्वेश्चन नहीं आया है परीक्षित जी, है ना। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। दूसरी बात क्या होती है इसमें, याद रखिएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को अभी तक क्या था कि चाय, ओपियम यानी अफीम और चीन के साथ जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। यहां पर क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को पूर्णतः यानी कंप्लीटली एबॉलिश किया गया, कंप्लीटली एबॉलिश किया गया यानी कि पूर्णतः समाप्त किया गया, कंप्लीटली एबॉलिश किया गया। हिंदी में अगर आपको लिखना है मैं लिख देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, पूर्णतः समाप्त किया गया। ठीक, अब इसके बाद हाँ, मतलब उसमें था 2022 में एक एक्ट से क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से, है ना। क्या एक्ट का क्वेश्चन था वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सर जी हम नाम से पहले लॉर्ड क्यों लिखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है गोलू जी आपका, सभी बच्चों को समझना है इस चीज को। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि एक है सेंटर जो लेजिस्लेटिव है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, उसका नाम क्या, पार्लियामेंट, संसद।
और हमारे संसद में 2 सदन है, हाउस ऑफ पीपल या जिसे हम लोकसभा कहते हैं, और एक हाउस ऑफ स्टेट या जिसे हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। जैसे लोकसभा है उसी को हम लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ठीक, उसी तरह दोस्तों हमने जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे जो कॉपी किया है वो कहां से कॉपी किया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या हुआ करता है, तो वहां पर भी जो पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद है, वहां पर भी 2 सदन है। जो वहां का लोकसभा है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां का जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, उसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। और वहां का जो अपर हाउस है, जैसे हमारे देश में राज्यसभा है, उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर हुआ करते थे, जो वहां का जो उच्च सदन है उसके जो मेंबर्स हुआ करते थे, उनके नाम के आगे लॉर्ड लगता था, है ना। उनके नाम के आगे क्या लगता था, लॉर्ड लगता था। मान लीजिए गोलू जी, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अगर आप मेंबर बन जाएंगे, आपके आगे लॉर्ड लगेगा। ठीक, लॉर्ड वहां पर लगा सकते हैं अंकिता, क्योंकि हमारे देश में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है आर्टिकल 18 में। हमारे देश में आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है ना। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। हम लोग इसके बाद की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली था उसको क्या कर दिया गया, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। यानी कि अब चाय, चीन के साथ व्यापार और अफीम का व्यापार, उस पर जो एकाधिकार था कंपनी का, उसे भी क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब आपके पास कोई भी एकाधिकार नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नॉर्मल एक मतलब क्या है, कंपनी बन के रह गई। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो क्या होता है इसमें, पहले आप इसे लिखो फिर इसके आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, फिर हम चलते हैं इसके आगे। इसमें और क्या क्या प्रोविजन था, फिर हम लोग 1853, फिर 1858, 1861, 1892 ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे देश के संविधान के, हमारे देश में नहीं लगा सकते आप नाम के आगे लॉर्ड, है ना। हमारे देश में आप नाम के आगे लॉर्ड नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन ये हमारे संविधान के लागू होने के पहले का बात है ना। क्लियर, ओके ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब तो भारत का गवर्नर जनरल है, कि काउंसिल में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल परिषद है, परिषद में एक टेम्पररी मेंबर, टेम्पररी मेंबर यानी अस्थायी सदस्य। टेम्पररी मेंबर को अगर आपको हिंदी में लिखना है आप लिख सकते हो अस्थायी सदस्य। ध्यान से समझिएगा, अस्थायी सदस्य लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया, लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया, लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया, यानी कि लॉ मेंबर यानी विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। अभी तक क्या था हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इससे ज्यादा बिट्टू जी क्या हिंदी लिखूं बताइए आप, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप हमें बताते तो मैं उससे भी हिंदी में लिखता हूं, है ना। अगर आपको यहां पर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हो। अब यहां पर जो पहला लॉ मेंबर जोड़ा गया था, यहां पर पहला लॉ मेंबर, उनका नाम था लॉर्ड मैकॉले। क्या नाम था, लॉर्ड मैकॉले। ये पहले विधि सदस्य के रूप में इनको जोड़ा गया। अभी तक क्या था, अभी तक जो था याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में अभी तक कितने मेंबर थे, इसके पहले तक इंडिया की काउंसिल में 3 सदस्य हुआ करते थे। आपको बताया था काउंसिल में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, पहले 3 सदस्य थे ना। यहां पर दोस्तों ये 3 सदस्य पहले से थे और एक चौथा फोर्थ मेंबर यहां पर जोड़ा गया, चौथा सदस्य जोड़ा गया, किसके रूप में, एज ए लॉ मेंबर, एज ए विधि सदस्य। लेकिन ये अभी इसे अस्थाई नहीं बनाया गया, है ना, इसे अस्थाई रखा गया। भाई आप अस्थाई सदस्य नहीं है, बल्कि आप क्या हैं, अस्थाई हैं, परमानेंट मेंबर नहीं है आप, आपको कभी भी हटाया जा सकता है, आपका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। क्लियर, ठीक। तो चौथा जो सदस्य जोड़ा गया एज ए टेम्पररी मेंबर जोड़ा गया, किसके रूप में, लॉर्ड लॉ मेंबर के रूप में। और पहले लॉ मेंबर जो बनते हैं यहां पर वो कौन बनता है, लॉर्ड मैकॉले। ये बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक चीज और भी यहां पर किया गया, यहां पर एक चीज और किया गया, क्या, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, सिविल सेवा में, सिविल सेवा में या सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगिता की बात की गई।
लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया अभी आपको बताएंगे। ओपन कंपटीशन की बात की गई, उसे लागू नहीं किया गया है, अभी लागू होगा 1853 में। लेकिन यहां पर कहा कि सिविल सर्विसेज के अंदर जो दो तरह के पद हुआ करते थे, एक उच्च पद हुआ करते थे, एक निम्न पद हुआ करते थे सिविल सेवा के अंदर उस समय। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिविल सेवा के अंदर उस समय दो तरह के पद हुआ करते थे, एक हायर पोस्ट, एक लोअर पोस्ट हुआ करते। तो हायर पोस्ट के जो मेंबर्स होते थे दया मतलब उसे ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट अपॉइंट करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह क्या करते थे, जो वहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो उन्हें डायरेक्ट अपॉइंट करते थे सिविल सर्विसेज के अंदर। जो टॉप की ग्रुप ए की सर्विसेज हुआ करते थे, बाकी जो नीचे सेवाएं होती थी वहां पर लोग मतलब ऐसे भी आते थे। लेकिन यहां पर कहा गया इसमें कि भाई साहब जो ग्रुप ए की सर्विसेज है, यानी जो सिविल सेवा के अंदर जो उच्च पद हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, खुली प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उसके जो मतलब मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे, वो कहते हैं नहीं, आपने सब कुछ तो छीन लिया, हमारा जो एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया है, और आप क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि हम मतलब जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को भी अपॉइंट नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा नाइंसाफी है ना, तो ऐसा मत करिए। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं किया गया यहां पर, इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन यहां पर बात करी गई कि सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगिता की बात करी गई थी, इसे लागू नहीं किया गया था। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लागू नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। ये लागू कब होगा, तो आगे चलकर लागू होगा, अभी हम बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। ऋषिकेश जी देखिए, जिनकी भी क्लास नहीं चल रही है वो क्या करें, एक बार ऐप को अपडेट कर लीजिए और फिर से लॉगिन करिए। जिनकी भी क्लास चलने में प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ऐप को अपडेट कर लें और उसके बाद फिर से आप लॉगिन करें, क्लास आपकी प्रॉपर चलेगी। टाटा एक्ट की कोई रेगुलेशन थी क्या, एक्ट हर 20 साल के गैप में, हाँ ये मतलब उनके पावर्स को बढ़ाने के लिए सौरभ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, उनकी कुछ शक्तियों को कम करने के लिए ये लाया जाता था। ठीक है। शुभम ग्वालवंशी जी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो लोग मतलब उसके करीबी होते थे, उनके जो मतलब क्या कहते हैं विश्वासी लोग होते थे, उनको अपॉइंट किया जाता था। ये चार मेंबर्स जो हैं प्रकाश जी, जैसे गवर्नर जनरल इंडिया की जो काउंसिल है ना, जो गवर्नर जनरल इंडिया की परिषद जो कानून वगैरह बनाने की बात कर रही है ना, उनके उसका मेंबर हुआ करता था। जैसे वर्तमान में देखो क्या है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद। जैसे वर्तमान में अलग अलग मंत्री है ना जी, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, है ना, अलग अलग मिनिस्टर हैं। उसी तरह उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आज क्या था, राष्ट्रपति की तरह हुआ करते थे, और उनको सहायता प्रदान करने के लिए क्या हुआ करते थे, अलग अलग उनके उसमें मेंबर्स हुआ करते थे काउंसिल में, उनकी परिषद में। ठीक है, आ गया समझ में। क्योंकि ये 20 साल का एक मतलब नियम बनाया गया था कि हम हर 20 साल में आपको क्या करेंगे, 20 साल तक देखेंगे कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे क्या करेंगे, फिर से संशोधित करेंगे, या आपके पावर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, हर 20 साल में। चलिए लिख लीजिए इसे, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चेंज किया जाता था, है ना नितिन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ऋषिकेश कुमार जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपने ऐप को अपडेट कर लें एक बार और फिर से लॉगिन करके क्लास को ज्वाइन करें, वो चल जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी सभी बच्चों का चल रहा है ना, आप उसे अपडेट कर लो। आगे चला हम लोग, किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अब क्या होता है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं चार्टर एक्ट 1853। 20 साल के बाद फिर से आया चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, इस कानून में क्या होता है ना। अच्छा एक चीज और भी वहां पर याद रखिएगा, इस एक्ट में एक पॉइंट और भी ऐड कर लीजिएगा, जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसमें एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री पावर दिया गया, सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री पावर, है ना, सिविल रेवेन्यू और मिलिट्री पावर दिया गया, मिलिट्री पावर दिया
सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री पावर दिया गया। किसके तहत? इसी कानून के तहत। ठीक है, अभी 1853 तक चार्टर एक्ट आएगा, उसके बाद इस एक्ट का नाम बदलेगा। क्यों बदलेगा वो भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो एक्ट आता है ना, वो आता है आपका चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 ये सबसे अंतिम चार्टर एक्ट है, याद रखिएगा। चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1853 ये सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके तहत क्या होता है तो याद रखिएगा, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। सिविल सेवा में, सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन को, ओपन कंपटीशन या खुली प्रतियोगिता को लागू किया गया। ओपन कंपटीशन को लागू किया गया। यहां पर कह दिया गया कि भाई साहब हम इसे लागू करेंगे, लागू किया गया। और कोई बता सकता है क्या भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? कोई बता सकता है इस चीज को? इसमें याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथे सदस्य को अस्थायी पद बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में चौथे सदस्य को, फोर्थ मेंबर को, जो लॉ मेंबर हुआ करता था, को अभी तक अस्थायी था लेकिन उसको अस्थायी बनाया, उसको अस्थायी पद बनाया गया, यानी कि परमानेंट पोस्ट बनाया गया। इसका एक फिक्स्ड टेन्योर किया गया। ठीक है, अस्थायी पद बनाया गया। रेवेन्यू का मतलब होता है प्रिंस जी, यानी पैसा जो वसूलते हैं। जैसे आप टैक्स पे करते हैं, है ना, या कहीं से कोई कर वसूली होता है, कहीं से कुछ कमाई हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू, राजस्व। हाँ, जो मतलब वहां पर आय हुआ करता था उनका। और याद रखिएगा दोस्तों, जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया है, इसको बॉक्स में लिख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। भारत में सिविल सेवा का पिता या फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सेवा का जनक या सिविल सेवा का पिता, सिविल सेवा का जनक या सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, स्पेलिंग देख लेना, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनका दोस्तों टॉम्ब, याद रखिएगा, इनका जो मकबरा है वो कहां पर है? भारत में ही है। कहां पर? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम्ब है। इसको भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो इतना पहले लिखे, फिर हम लोग इसके आगे और भी क्या क्या बातें हुई है इसमें उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। और यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। इंग्लिश में शांत सभांशु जी मैं बोल देता हूं। The open competition is implemented in civil services. Open competition is implemented in civil services, and the fourth member in Council of Governor General made permanent. Fourth member in Council of Governor General made permanent, है ना। इस चीज को आप याद रखें। अभी नहीं नितिन जी, अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, कब भारत में, मतलब भारतीयों को पार्टिसिपेट करने का कब दिया गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। फिर हम इसके आगे चलेंगे। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कमेंट दिखता है सुमन, बताइए क्यों नहीं दिखेगा कमेंट? आपका क्या डाउट है? डाउट पूछिए। हाँ जी, चला आगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी, ध्यान से समझिएगा, गवर्नर, इसी में गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, यानी कि 6 एक्स्ट्रा मेंबर वेयर एडेड इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, है ना।
काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में 6 अतिरिक्त सदस्य, यानी देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले 4 मेंबर थे, मतलब जिसमें कि चौथा मेंबर था, पहले 3 मेंबर हुआ करते, देखो कैसे कैसे विकास हुआ। उसके बाद 1833 में क्या हुआ, एक मेंबर जोड़ा गया लॉ मेंबर के रूप में, लेकिन इसे परमानेंट नहीं बनाया गया, लेकिन इसमें आकर के क्या कर दिया गया, इसे परमानेंट कर दिया गया। यानी कि ये 4 सदस्य तो थे ही, 6 और सदस्य जोड़े गए, 6 अतिरिक्त सदस्य इसमें जोड़े गए, और है ना। और इसके बाद इसमें और भी मतलब 2 सदस्य और रखा गया, ठीक है। कहा गया कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम और 2 सदस्य को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम 6 और सदस्य को क्या करेंगे, यहां पर हम अपॉइंट करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है। यानी कि 6 अतिरिक्त सदस्य, ये था कि इतना अब इसमें जोड़ना था, लेकिन 2 ये रखा गया, जैसे वर्तमान में है ना, हमारा संविधान था पहले, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, पहले हमारे संविधान में क्या था, आर्टिकल 331 कहता था कि अगर लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीय सदस्यों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, ऐसा प्रोविजन था। बाद में उसे 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। लेकिन याद रखिएगा यहां पर क्या कहा गया कि 4 सदस्य जो होंगे ये मेन मेंबर होंगे, ये एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके मेन सदस्य होंगे ये 4, और इसके बाद 6 अदर मेंबर जोड़ेंगे और 2 मेंबर रिजर्व रखेंगे कि अगर हम जरूरत पड़ेगा तो हम इस 2 मेंबर को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल यहां पर कितने सदस्य रह गए, 12 सदस्य रहे। और बहुत ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं आप इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना दोस्तों। इन 12 सदस्यों में ये जो 4 मेंबर थे ये क्या थे, ये एग्जीक्यूटिव, यहां पर क्या होता है, यहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसे बांटा गया। ये जो 12 सदस्य थे, इस 12 सदस्य को क्या नाम दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसे नाम दिया गया। ये जो 12 सदस्यों वाली जो एक समिति थी इसको क्या नाम दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, है ना, केंद्रीय विधान परिषद नाम दिया गया। जिसमें कि दोस्तों ये जो 4 थे, ये 4 सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर थे, और ये जो बाकी के 8, ये 6 और 2 ये 8 मेंबर जो थे, ये कानून बनाने में ये भी काम करते थे, ये भी मदद करते थे। जैसे वर्तमान में क्या है, संसद है, ध्यान से समझिएगा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा है वर्तमान में, है ना, और इसी संसद के सदस्य में से ही क्या होता है, मिनिस्टर चुनकर आते हैं, है ना जी। हमारे देश में मंत्री जो होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर्स होते हैं, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, है ना, कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो कहां से चुनकर आ रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर कहां से, या तो लोकसभा के या राज्यसभा के हैं, या तो लोकसभा के मेंबर होते हैं या राज्यसभा के मेंबर होते हैं। जो हमारा संसद है उसी के तो मेंबर है ना, एक मंत्री परिषद के सदस्य। अब देखिए इसके बाद की बात करें तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर ये जो 4 मेंबर थे इसको कहा गया, इस जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव, गवर्नर जनरल की काउंसिल को 2 भागों में बांटा गया, समझिएगा। गवर्नर जनरल की ऑफ इंडिया की काउंसिल, इसमें टोटल सदस्य कितने, 12, ध्यान से समझिएगा। इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल है, इसमें टोटल 12 सदस्य हैं, और इसमें दोस्तों इसे 2 भागों में बांट दिया, कह दिया गया कि एक जो होगा इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्यकारी परिषद। और ये जो कार्यकारी परिषद है वो किससे, उसी 12 में से होंगे कार्यकारी परिषद, उसी 12 में से जो 4 होंगे वो क्या होंगे, वो कार्यकारी परिषद के सदस्य होंगे। जो पहले से 4 थे वो 4 क्या कहलेंगे, मिनिस्टर, लॉ मेंबर, अलग अलग तरह के उनके पास डिपार्टमेंट होगा। और बाकी के जो बाकी के जो ये 8 सदस्य हैं वो क्या किसके मेंबर कहलाएंगे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहेंगे, और वो यानी कि विधायी परिषद। और इस विधायी परिषद में टोटल कितने सदस्य रहेंगे, इस विधायी परिषद में टोटल 8 सदस्य रहेंगे। यानी कि यहां पर सबसे पहली बार क्या होता है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पावर को सेपरेट किया गया। यानी कि सबसे पहले जो हमें जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के पावर का सेपरेशन मिलता है वो कहां पर देखने को मिलता है, वो दिखता है हमें कब, याद रखिएगा, हम लोगों ने देखा कौन सा एक्ट में दिखा था, बताइए, मैंने कल बताया था ना आपको
किस एक्ट में सबसे पहले जुडिशियरी का ऑरिजिन होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसमें सबसे पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव उसका ऑरिजिन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ये कहां पर दिखता है? ये हमें दिखता है दोस्तों किस एक्ट में? चार्टर एक्ट 1853 में। क्योंकि यहां पर सबसे पहली बार जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको दो भागों में बांटा गया। जो 12 सदस्य थे उसमें कह दिया गया कि ये जो पुराने 4 मेंबर हैं वो किसके सदस्य होंगे? ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मतलब सदस्य होंगे। लाइक अभी वर्तमान में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं, लाइक वर्तमान में जो मंत्री होते हैं, है ना। और कहा गया कि बाकी के जो 8 सदस्य होंगे वो किसके सदस्य होंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होंगे। यानी कि इनका जो काम होगा ये कानून के क्रियान्वयन का होगा, कानून को लागू करने का होगा। और इनका जो काम होगा ये किसका होगा? ये कानून को बनाने का काम। क्लियर पॉइंट। लेकिन कानून बनाने में ऐसा नहीं है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इनका जो मुख्य काम होगा वो क्या होगा? एग्जीक्यूट करने का, कानून को लागू करने का, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहां तक? हाँ जी चंदा जी, ये 10 परमानेंट थे, लेकिन ये जो 2 थे ना ये रिजर्व रखे गए थे, जरूरत पड़ने पर इनको रखा जाता था, ठीक है। 1773, वेरी गुड। हाँ गवर्नर जनरल नहीं, इन 12 में इंक्लूड नहीं था, गवर्नर जनरल अलग हुआ करता था, इन 12 से अलग हुआ करता था गवर्नर जनरल। क्लियर है यहां तक? यानी कि सबसे पहली बार कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके पृथक्करण का उदय कहां देखने को मिलता है? ऑरिजिन ऑफ सेपरेशन ऑफ, मैं अगली स्लाइड पर लिख दूंगा, यहां पर देखने को मिलता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताएंगे आप। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क। हर बच्चे को देखो एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दो बस एंग्लो इंडियन ही होंगे ना। अब देखिए अंकिता जी, वर्तमान में अब नहीं है एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट। वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें जो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व हुआ करता था वो समाप्त हो गया, अब नहीं है वो, ठीक है। आगे चलें। हाँ जी, क्या परीक्षित पूछ रहे हो? क्या 2 पूछ रहे हो? पूरा सवाल पूछिए। चलें, चलिए। अब इसके बाद क्या हुआ करता है? इसके बाद दोस्तों, क्योंकि वहां पर सबसे पहली बार विशाल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान हुआ, और सबसे पहली बार बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कब? 1774 में। कल की क्लास आप देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये 2 सदस्य रिजर्व रखे जाते थे, इनको जरूरत पड़ने पर नॉमिनेट किया जाता, मतलब अपॉइंट किया जाता था, है ना, जरूरत पड़ने पर। अभी नहीं, अभी इंडियन मेंबर नहीं है, इंडियन मेंबर जब आएंगे तब मैं बताऊंगा। अभी इंडियन मेंबर नहीं है यहाँ पर, सब यहाँ पर क्या है? अंग्रेज है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग ना देखिए, प्लीज बी कॉशियस, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल क्लास में ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है इस एक्ट में, मैं फिर से एक बार बता दूं। सबसे पहले तो क्या होता है, सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन को लागू किया गया। बात तो करी गई थी पिछले एक्ट में 33 में, लेकिन उसे लागू कब किया गया? उसे लागू किया 1853 में लागू किया गया, है ना। और गवर्नर जनरल की इंडिया की जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी उसमें जो चौथा सदस्य हुआ करता था, 4th मेंबर, उसको अस्थाई पद बनाया गया। अभी तक क्या था वो? 1833 में जोड़ा गया इसे चौथा मेंबर को, लेकिन एज ए टेम्पररी मेंबर जोड़ा गया। लेकिन इस एक्ट में क्या कर दिया गया? उसे अस्थाई पद कर दिया गया कि अब ये जो है ये भी अस्थाई रहेगा बाकी के अन्य 3 मेंबर की तरह। उसके साथ साथ क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल हुआ करती थी उसमें 6 अतिरिक्त मेंबर जोड़े गए, और 2 एक तरह से रिजर्व मेंबर कह सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें नाम क्या किया जाता था? अपॉइंट किया जाता था, एज ए रिजर्व मेंबर इसे रखा गया था। यानी टोटल जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है उसमें टोटल कितने सदस्य हो गए? 12। और ये जो टोटल 12 सदस्य हैं, इस 12 सदस्यों के मिलकर के इसे नाम दिया गया, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का उदय कब होता है, तो वो होता है दोस्तों कब? तो याद रखिएगा, वो होता है आपका 1853 में। इसके बाद दोस्तों ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है, इसमें से कहा गया ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें जो 4 मेंबर होंगे वो किसके होंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे।
इनका काम होगा मुख्यतः एग्जीक्यूशन करने का। लाइक अभी के जो मंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान में मान लीजिए लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, लेकिन इन मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स मंत्री के रूप में चुने जाते हैं ना। इनमें से 50 मंत्री मान लीजिए, 55 मंत्री मान लीजिए, चुने जाते हैं ना जी इस दोनों सदस्य, दोनों हाउसेस से। उसी तरह कहा गया कि ये जो 12 सदस्य हैं, इसमें से 4 सदस्य होंगे वो किसके होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, और इनका काम क्या होगा, लॉ को एग्जीक्यूट करने का, कानून को क्या करने का, लागू करने का। और ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो 12 में से ये जो बाकी सदस्य हैं वो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक है। यानी कि ये कानून को निर्माण करेंगे, कानून को क्या करेंगे, बनाएंगे ये। यानी कि यहां पर सबसे पहली बार क्या किया गया, सेपरेट किया गया पावर किसका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का। यानी सबसे पहली बार यहां पर ओरिजिन होता है किसका, ओरिजिन ऑफ क्या दिखता है हमें, तो याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ओरिजिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ध्यान से समझना इन चीजों को, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। यानी कि सबसे पहली बार मतलब किसका उदय होता है यहां पर, याद रखिएगा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उदय, के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उदय, शक्तियों के पृथक्करण का उदय होता है, पृथक्करण का उदय होता है कहां पर। अब आप कहेंगे सर इसके आगे क्या हुआ, है ना, कल वाली क्लास ले लेंगे तो निक सिंघानिया जी ज्यादा समझ में आएगा आपको। इंडियन मेंबर अभी तक कोई नहीं था इसमें, है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर याद रखिएगा अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की जब बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वहां पर क्या होता है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम दिया गया था कि भैया आप क्या करो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, रूल एंड रेगुलेशन बनाओ। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको क्या काम दिया गया था, भैया रेवेन्यू का काम करो, पैसा वाला जो सब काम है वो आप करिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी व्यापार, बिजनेस, ये सब करना है आप करिए। तो यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में संख्या हुआ करती थी 24 अभी तक 1853 तक संख्या कितनी थी, 24। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि इस 24 से अब इसकी संख्या हम घटाकर क्या करेंगे, 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, इसमें 24 से घटाकर इसकी संख्या कर दी गई कितनी, 18। यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स हुआ करते थे उसकी संख्या अभी तक 24 थी, लेकिन इस एक्ट के तहत इसकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसके बाद इतना ही नहीं, इसके बाद कहा गया भाई साहब इस 18 में से 6 मेंबर को ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगी, 6 मेंबर को ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगी। यानी धीरे धीरे देखिए कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां कम की जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां क्या की जा रही है, धीरे धीरे कम की जा रही है। अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो 24 सदस्य हुआ करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपॉइंट करती थी। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन सदस्य होंगे, लेकिन यहां पर कहा गया पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या है तुम्हारी वो 24 से घटाकर कितनी कर रहे हैं, हम 18 कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 18 में से ये जो 6 सदस्य होंगे, इन 6 सदस्यों को कौन हम अपॉइंट करेंगे, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगा इन 6 मेंबर्स को। ये यहां पर हुआ। और साथ ही साथ याद रखिएगा जैसे हर एक्ट के द्वारा क्या होता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट लिख देती थी एक्ट में कि अगले 20 साल तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करेगी। एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि अगले 20 साल तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करेगी। यानी इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की बात पहले ही कर दी गई थी। मतलब इसमें कह दिया गया था भाई साहब आगे एट एनी टाइम किसी भी समय पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तुम्हारा जो है ना यहाँ पर सारा वो खत्म कर दिया जाएगा किसी भी टाइम पर। और ऐसा ही होता है। 1857 का रिवॉल्ट होता है, 1857 का। आप लोग हिस्ट्री में काफी डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट ए रिवॉल्ट ऑफ 1857।
और 1857 का जब विद्रोह होता है तो फिर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि अब ये काम नहीं कर पाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें उससे शासन अपने पास लेना पड़ेगा। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके रूल को समाप्त करना पड़ेगा भारत में, और शासन सीधे किसके हाथ में आएगा, क्राउन के हाथ। ऐसा ही होता है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसे नाम दिया जाता है एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया उस एक्ट का नाम होता है, लेकिन उसी एक्ट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850। भारत शासन अधिनियम 1858। अब क्या आ रहा है, भारत शासन अधिनियम। अभी तक चार्टर एक्ट था, लेकिन अब क्या है, भारत शासन अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत पर शासन करने के लिए जो कानून पारित किया, क्या उसे नाम देते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में अच्छे शासन के लिए पारित किया गया कानून, और उसी को नाम देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत क्या होती है, इसके तहत याद रखिएगा क्या होती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और 1 नवंबर 1858 जो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। आज से ब्रिटिश क्राउन की जो क्वीन है वो भारत की क्या है, क्वीन है, भारत की महारानी भी भारत की साम्राज्ञी है आज से, ठीक है, ऐसा कहा गया उस एक्ट। और भी कई सारे प्रोविजंस हुए थे, हम लोग उसकी बात करेंगे, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो सर, तब की कंपनियां शासन करती थी, खुद की आर्मी रहती थी, ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए कभी खतरा नहीं बना। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा कैसे बनेगा, हरियाणवी जी, क्योंकि उसे पावर किसने दे रखा है भारत में शासन करने का, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। मान लीजिए जिसने आपको पावर दिया उसी का गला काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप उनको गला काटने का शक्ति दिया है आपको, उसने आपकी शक्ति को छीन भी सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही आपको पावर दिया, आप उसी के खिलाफ काम करेंगे, तो भैया आपका पावर छीन भी सकता है, समाप्त भी कर सकता है आपको, ठीक है। इसीलिए और किसी का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम चलेंगे इसके आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फिर हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर नीचे 6 मेंबर वाली बात समझ में नहीं आई। ओके, देखो, ये कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में पहले 24 मेंबर थे। कहा गया कि अब आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में मेंबर की संख्या 24 नहीं बल्कि कितनी रहेगी, 18 रहेगी। और कहा कि इस 18 में से भी पहले क्या हुआ करता था, ये सारे के सारे सदस्य को ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपॉइंट करती थी कि हमारे ये एम्प्लॉयज होंगे, ये टॉप के जो ऑफिशियल्स होंगे, ये इसके डायरेक्टर होंगे, ये मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होंगे, ठीक है विनोद। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि ये जो 18 मेंबर है इसमें से 12 आप करिए अपॉइंट। इस 18 में से 12 कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हम अपॉइंट करेंगे, लेकिन मतलब आप करिए अपॉइंट। लेकिन जो बाकी के जो 6 मेंबर हैं उसको कौन अपॉइंट करेंगे, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगी। ये 6 हमारे मेंबर्स होंगे। आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर। चलिए, विक्टोरिया थी, है ना, क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट है, आप लोग हिस्ट्री में इन चीजों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ोगे, है ना। अब देखिए इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1858। अच्छा, इस एक्ट में ना, चार्टर एक्ट में एक चीज और किया गया था, आप याद रख सकते हो, है ना। यहां पर जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, एक चीज याद रखिएगा, है ना, कि यहां पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल को ही क्या कहा गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुआ करता था उसी को क्या नाम दे दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
लेकिन अब बहुत बड़ा एरिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। यहां पर क्या होता है फिर कि कहा जाता है कि भैया ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये बंगाल को भी कैसे देखे, इसको पूरा भारत भी देखना है और ये खुद ही बंगाल का भी गवर्नर है, ऐसे कैसे चलेगा। इससे बंगाल का शासन जो है वो प्रभावित होगा, है ना, क्योंकि इसको पूरे भारत का ध्यान रखना है। तो जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो गवर्नर है ना, उसी तरह बंगाल का भी एक अलग गवर्नर होना चाहिए। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, बंगाल के शासन के लिए, याद रखिएगा बंगाल के प्रशासन के लिए यहां पर क्या होता है, बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, जो कि डायरेक्ट इसके कंट्रोल में था। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया इसी कानून के तहत। ठीक है, बहुत जब देखिए डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत मुश्किल सवाल पूछा जाएगा, ये सभी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अगला जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज ट्रांसफर्ड बाय रिप्लेस्ड बाय, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ क्राउन। रूल ऑफ क्राउन का मतलब कि ब्रिटिश क्राउन, है ना, रूल ऑफ क्राउन सबसे पहली बात यहां पर। दूसरी बात, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम को क्या नाम दिया गया, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, इसे बना दिया गया वायसरॉय। इसे क्या नाम दे दिया गया, वायसरॉय, है ना, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल करके कर दिया गया वायसरॉय। और याद रखिए यहां पर जो फर्स्ट वायसरॉय बनते हैं, फर्स्ट वायसरॉय, उनका नाम क्या था, उनका नाम याद रखिएगा था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद की बात करें दोस्तों, इसी कानून का नाम था, याद रखिएगा, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। इसी एक्ट का नाम था। कई बार आपको ये नाम नहीं देकर के, ये नाम एक्ट नहीं लिख करके ये लिख कर दे देंगे, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया 1858। आपको पता होना चाहिए कि यही कानून और दोनों एक ही है। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया किस कानून को कहा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं भारत शासन अधिनियम कहते हैं। तो दोनों एक ही है। कई बार ऑप्शन में आपका ये नहीं रहकर, ऑप्शन में ये नहीं रहकर ये रहता ऑप्शन, आपको ये पता होना चाहिए दोनों सेम ही। ठीक है, इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। इतना आप लोग नोट करें, फिर इसके आगे मूव करेंगे हम लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। हाँ जी, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये हमारा फिनिश होगा, और फिर हम लोग मूव करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि इसके तहत ही क्या हुआ, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। इसी के तहत क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली कमर्शियल बॉडी, यानी कि अब ये प्योरली क्या बन गया, कमर्शियल बॉडी बन गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पूर्णतः वाणिज्यिक निकाय, एक पूर्णतः वाणिज्यिक निकाय बनकर रह गई। अब भाई तुम अब बाकी की सभी कंपनियों की तरह सिर्फ क्या करना है, आपको बस क्या करना है, अपना धंधा करना है, बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, व्यापार करना है, बाकी और तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, जो डुअल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया गया। डुअल गवर्नमेंट को क्या किया गया, अबॉलिश किया गया।
यानी कि अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था उसे समाप्त किया गया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। कई बार ये सवाल बना है, याद रखिएगा। शुरू कब होता है ये शुरू होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और समाप्त कब होता है? ये समाप्त होता है कब? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850। इतना पहले लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसके अंदर और क्या क्या प्रावधान थे उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप, ये जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? फिर हम चलते हैं इसके। कमेंट नहीं। चलिए, इसके बाद और क्या क्या बातें होती है इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। थर्ड लाइन फिर से बता दीजिए। थर्ड लाइन में देखो क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया गया, यानी जो दोहरा शासन था ना उसको समाप्त किया गया। ये दोहरा शासन को समाप्त किया गया, इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो गवर्नर जनरल की जो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो शासन था उसको दो भागों में बांटा गया। एक जो दोस्तों पॉलिटिकल फंक्शन के लिए क्या बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यूसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको क्या दिया गया था, पॉलिटिकल फंक्शन दिया। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था जिसको क्या दिया गया था, कमर्शियल फंक्शन दिया गया था, है ना। सबसे पहली बार ऐसा होता है, स्टार्ट होता है कब? ये होता है कब? तो ये हो रहा है 1784 में, लेकिन इसे स्टार्ट किया गया 1784 में। और याद रखिएगा इसे समाप्त कब किया गया? समाप्त किया गया जाकर के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, है ना, मिशन एनडीए जी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये लॉर्ड कैनिंग है, कहाँ गया? लॉर्ड कैनिंग लिखा हुआ है ना। फर्स्ट वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग बनता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें आगे और क्या होता है कि वायसरॉय को मतलब ब्रिटिश, याद रखिएगा ब्रिटिश कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत सचिव, हिंदी में इसे बोलते हैं भारत सचिव, पद का गठन किया गया। यहां पर क्या किया गया? याद रखिएगा जो आपका सेक्रेट ब्रिटिश कैबिनेट, जैसे हमारे देश में अलग अलग कैबिनेट, हमारे देश में अलग अलग मतलब मंत्रालय है, मंत्रिपरिषद में अलग अलग मंत्रालय है ना, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। उसी तरह दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ब्रिटिश कैबिनेट हुआ करता, और ब्रिटिश कैबिनेट में अलग अलग मंत्रालय हुआ करते थे। वहां पर भी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ठीक है। और भी अलग अलग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय हुआ करता था। उसी तरह वहां पर भारत में शासन करने के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया। वहां पर मंत्री को बोला करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वहां पर भारत पर मतलब भारत के ऊपर शासन करने के लिए एक अलग से मंत्री पद का गठन किया गया, और उसे नाम दिया गया क्या? उसे नाम दिया गया भारत मंत्रालय, यानी भारत सचिव। उस पद का नाम दिया गया भारत सचिव। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त क्यों किया जा रहा था?
पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब यहाँ के लोगों का भरपूर शोषण कर रही थी, है ना। किसानों के अंदर, सैनिकों के अंदर उनको लेकर क्या था, विरोध था उनके मन में काफी, है ना। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी रहती, उनके 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 प्रति यहाँ के जनता में इतना विरोध था कि ईस्ट भारत के मतलब को ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अब ये भारत में ज्यादा दिन शासन करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हमें शासन लेना पड़ेगा खुद के हाथ में, तभी हम चला पाएंगे यहाँ पर शासन, नहीं तो यहाँ के लोगों के अंदर बहुत विद्रोह है इसको लेकर। ठीक है, डेफिनेटली काम आएगा अभिषेक, है ना, बिल्कुल काम आएगा। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आपको मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ये जो नोट्स आपका होगा ये सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स तक में आपको काम आएगा, और सिविल सर्विसेज के यहां तक कि पॉलिटी के मेंस के क्वेश्चन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, सिविल सर्विसेज का जो मेंस का पेपर होगा उसमें भी आप यहां पर जितना मैं बताऊंगा इस नॉलेज को यूज करके वहां के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, भारतीय संविधान से रिलेटेड जो सवाल होंगे। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा यहां पर भारत सचिव को सहायता प्रदान करने के लिए, और जो पहले भारत सचिव बनते हैं याद रखिएगा, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन बनते हैं बता सकते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किनको बनाया जाता है, एनीवन, यानी पहले भारत सचिव कौन बनते हैं, कोई बता सकता है, पहले भारत सचिव कौन बनते हैं, एनीवन, पहले भारत सचिव कौन बनते हैं, कोई बता सकता है, दिख रहा है खुशी जी, और किसी का कोई डाउट है बताओ। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों यहां पर पहले भारत सचिव जो बनते हैं उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली, ये भारत के पहले भारत सचिव बनते हैं, याद रखिए। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर भारत सचिव को असिस्ट करने के लिए यानी सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सचिव को असिस्ट करने के लिए, जो कि भारत सचिव को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को उनके कार्यों में मदद करेगी, उनके काम में हेल्प करेगी, है ना, मदद करने के लिए एक 15 मेंबर वाली यानी 15 मेंबर वाली 15 सदस्यों वाली काउंसिल का गठन किया गया, 15 मेंबर वाली काउंसिल का गठन किया गया, 15 मेंबर वाली काउंसिल का गठन किया गया, जो कि भारत सचिव को उनके काम में क्या करेगी, मदद करेगी कि भारत पर कैसे शासन किया जाए। ठीक है, इसलिए यहां पर ये चीज बनाया गया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, फिर चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट जी। एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ, है तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत। अब एक चीज और समझना है, जैसे देखिए जो वायसरॉय था, वायसरॉय ये कहां है, वायसरॉय आपका इंडिया में, ये इंडिया में रहता था, और वायसरॉय रिपोर्ट किसे करता था, वायसरॉय रिपोर्ट करता था किसे, भारत सचिव को। वायसरॉय रिपोर्ट किसे कर रहा है, भारत सचिव को, और भारत सचिव फिर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, यह है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सब कुछ अपना जो भी था सारा रिपोर्ट ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक, ये चीज आपको याद रखना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रह रहा है, ये कहां पर है, ब्रिटेन में रह रहा है। यहां पर कौन रह रहा है, यहां पर वायसरॉय है, वायसरॉय जो भी यहां पर होता था, जो भी शासन प्रशासन का काम होता था पूरा ये रिपोर्ट करता था सीधा भारत सचिव को, मालिक यहां पर सब बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होती थी मालिक ये चीज गड़बड़ है, यहां पर जाकर देखिए आप कहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा नहीं करे, ऐसा करें, यहां पर लोगों के खिलाफ विरोध है ना, लोगों के अंदर क्या है, विरोध है ना, ये चीज बोलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये नहीं करे, ऐसा करने के लिए बोलिए। तो ये रिपोर्ट देते थे भारत सचिव को, और भारत सचिव फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखता था, भाई साहब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत में लोगों के अंदर इस चीज को लेकर बहुत विरोध चल रहा है, वो ज्यादा दिन चलने नहीं देगी आपको वहां पर। ठीक है, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके अकॉर्डिंग क्या करती थी, कानून वगैरह बनाती थी, एक्ट वगैरह। ठीक है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है आसीन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, यू कैन ज्वाइन अस एट यूट्यूब ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एट 12:30 PM
डेली मतलब थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हम पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं यूट्यूब पर। आपको अगर पीवाईक्यू करना है तो यू हैव टू कम ऑन यूट्यूब। आपको यूट्यूब पर आना होगा 12:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है? क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। बीच बीच में कभी कभी आपको हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करवा दूं, बिकॉज वी हैव नॉट मच टाइम, है ना? जो टाइम रहेगा उसमें हम थ्योरी को ही अच्छे से कंप्लीट करें, दैट इज इट, ठीक है? तो इसलिए जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी तो ऑन यूट्यूब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग अच्छा सेकंड लास्ट पेज का फोर्थ लाइन यहां पर मैंने ये लिखा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया? अबॉलिश किया गया। तो अबॉलिश किया गया, अबॉलिश किया गया मतलब कि इसे समाप्त कर दिया गया, है ना? यानी यहां पर जो ये बना था कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, 1784 में। अब उसका कोई मतलब नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही जब नहीं तो क्या मतलब है इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स का? जब उसका रूल ही खत्म तो उनका कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर? आ गया समझ में करण स्वामी जी? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर आपसे हम मिलेंगे मंडे को हम लोग एक लेक्चर और होगा इस पर, भारत के संवैधानिक विकास पर। फिर हम लोग चलेंगे, बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, संविधान सभा क्या था, संविधान सभा का डिमांड कब किसने रखा, कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैसे चुनाव हुआ, कैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, है ना? फिर हम संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के सोर्सेस, और उसके बाद फिर हम आएंगे जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे हम लोग, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।